पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज मतलब जो पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो पेरिफेरल है, जो अपना ब्लड पहुंचता है पेरिफेरल्स में, पेरिफेरल्स में क्या होते हैं, हैंड्स और फीट। तो पेरिफेरी में जो ब्लड पहुंचाता है वहां पे अगर कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसको बोलेंगे पेरिफेरल डिफेक्ट, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज। इसमें दोनों काम करेगी। आर्टरीज जो है, आर्टरी का काम क्या है, O2 और ब्लड को पेरिफेरी तक पहुंचाना, और वेन्स का काम क्या है, पेरिफेरी से हार्ट तक लाना। लेयर्स कितनी होती है अपनी आर्टरीज की, आर्टरीज की लेयर कितनी होती है, 3 लेयर्स का बना होता है आर्टरी। जैसे ये ब्लड वेसल्स हैं, तो ये जो आर्टरी है इसमें सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं इंटिमा, उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू होता है उसको बोलते हैं मीडिया, बाहरी लेयर को एडवेंटिशिया। 3 लेयर्स की बनी होती है। आर्टरी जो होती है थिक वॉल की होती है। जहां वेन देखी जाए, वेन जो होती है थिन वॉल की होती है, उनकी जो वॉल बहुत थिन होती है। इसकी जो उसकी भी 3 लेयर होती है, इंटिमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, लेकिन उसमें जो सॉफ्ट टिश्यू वाला पार्ट है वो ना के बराबर होता है और सीधे एडवेंटिशिया जाती है। तो आर्टरीज जो होती है वो इतनी थिक होती है, जो वेन्स होती है वो बहुत थिन होती है। इसलिए जब ब्लड, जैसे आर्टरीज में ब्लड रहता है, ब्लड हो या ना हो, आर्टरी हमेशा डायलेटेड ही रहती है। अगर वेन्स में ब्लड होगा तो डायलेटेड रहेगी, अगर वेन्स में ब्लड नहीं रहेगा तो वो कोलैप्स होके बंद हो जाती है। नॉर्मल आर्टरीज कैसी होती हैं, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा से ब्लड आर्टरीज निकलेंगी, सबक्लेवियन आर्टरी आएगी, आगे जाके यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेकियल आर्टरी आएगी। तो ब्रेकियल आर्टरी अपन पाल्पेट कर पाते हैं, और यहाँ पे नीचे आ जाती है, 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी, अल्नर और रेडियल। उसमें से रेडियल आर्टरी अपन पाल्पेट कर पाते हैं, अल्नर आर्टरी पाल्पेट होती नहीं है। बहुत देर से फोन लगा रहा है। जो रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी इसको जैसे डिवाइड कर लिया जाए तो यहाँ का ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट सप्लाई करती है रेडियल आर्टरी, और जो दो फिंगर है ये सप्लाई करती है अल्नर आर्टरी। ठीक, ये सप्लाई जरूरी है, सप्लाई ध्यान में रखना, क्योंकि जैसे ही पेशेंट कंप्लेंट करेगा उसके हिसाब से उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कौन सी चीज है। अब यहाँ आते हैं पेरिफेरल में, फुट में, ये क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा, आगे जाके कॉमन इलियक आर्टरीज बनेंगी, कॉमन इलियक आर्टरीज फिर ब्रांच देंगी, फिर यहाँ से फीमोरल आर्टरी आएगी। फीमोरल आर्टरी अपन पाल्पेट कर पाते हैं, है ना, दोनों अपने जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है इसकी जस्ट बाजू से फीमोरल आर्टरी पाल्पेट हो जाती है। पॉप्लिटियल आर्टरी उसके नीचे और डिवाइड होगी, ये पॉप्लिटियल आर्टरी बनेगी। पॉप्लिटियल आर्टरी कहाँ पाल्पेट करते हैं, तो रुकमनी, पॉप्लिटियल आर्टरी पॉप्लिटियल आर्टरी यहाँ होती है, यहाँ नी के जस्ट पीछे ऐसे रख के ये पल्प ऑफ फिंगर थी है, यहाँ से पाल्पेट करते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी। उसके बाद ये आगे और डिवाइड होगी, एंटीटिबियल पोस्टीरियर टिबियल है, और उसके बाद ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और डॉर्सल स्पीडिस, ये दोनों पाल्पेट हो जाती है। एंटीटिबियल डॉर्सल स्पीडिस क्या होती है यहाँ पे, और पोस्टीरियर टिबियल क्या होती है जस्ट मीडियल मिलियर्स के पीछे। तो ये जो है नॉर्मली कॉमन जो अपना जहां से अपन पल्स देखते हैं, ब्रेकियल, रेडियल, फीमोरल, पॉप्लिटियल, डॉर्सल स्पीडिस और पोस्टीरियर टिबियल, इन 6 जगहों पे आपको पल्स देखनी रहती है जब आपको आप पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज सस्पेक्ट कर रहे हो। क्या है पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीजेस के, पेरिफेरल में वेस्कुलर सप्लाई नहीं हो रही है अच्छे से, पेरिफेरल में वेस्कुलर सप्लाई नहीं हो रही है अच्छे से, उसका मतलब ये कि जो ये यहाँ से जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो या तो ब्लड फ्लो कम हो रहा है, या फिर ये जो वेसल्स है ये वेसल्स नैरो हो गई है। अब ये नैरो होने के कारण क्या हो सकते हैं, पहला है और मोस्ट कॉमन जो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसा आपने हार्ट की वेसल्स में पढ़ा था वही सिस्टम होता है। जो आर्टरी होती है, आर्टरी में जो सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू में फैट की लेयर जमा होगी, फिर उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, ये लेयर धीरे धीरे जो उसमें फोम सेल्स है ना, फोम सेल्स बन जाएंगे, धीरे धीरे नैरो होती जाएंगी। ठीक है, फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये ब्रेक होके यहाँ पे क्लॉट बन जाएगा बहुत बड़ा, तो कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो ये है एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस। तो ये मोस्ट कॉमन कॉजेज यही होता है,
स्क्लेरोसिस। दूसरा है कंटिन्यूअस वासोकंस्ट्रिक्शन। ये कंटिन्यूअस वासोकंस्ट्रिक्शन में सबसे मेन ये है कि जो है ना वेसल्स है, वेसल्स का ही कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। ये इसके लिए मोस्ट कॉमन कॉजेज होता है स्मोकिंग। जो अपन ने देखे होंगे यंग स्मोकर, बर्जर डिसीज नाम सुना है? बर्जर डिसीज होती है स्मोकर्स में। स्मोकर्स क्या होते हैं, उनको परसिस्टेंटली जो वेसल्स है, वेसल्स नैरो हो जाती है उनकी। वेसल्स नैरो होने के कारण यहाँ जो नीचे की ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म के लिए कम रहती है, लॉन्ग टर्म तक कम बनी रहती है। और जो इनकी इंटिमा है, इंटिमा में लगातार इरिटेशन होता रहता है। तो वो इरिटेशन हो के इतनी नैरो हो जाती है कि अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई ही रुक जाती है। इसमें कोई क्लॉट नहीं जमता, अल्टीमेटली ये नैरो हो के उनकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है और आगे गैंग्रीन बनने लगता है। ड्राई गैंग्रीन होता है, बर्जर डिसीज बोलते हैं इसको। यंग स्मोकर में 20 से 40 साल के एज ग्रुप वालों को होती है। कई देखे होंगे आपने, यंग स्मोकर है, वो आपके पास आ रहा है नीचे गैंग्रीन से लेके, तो उसको वासोकंस्ट्रिक्शन हो गया। और इसके अलावा वही है डायबिटीज मेलाइटस, अल्कोहल, ओबेसिटी, ये सब चीजों में फैट जो है, फैट बनता है, ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी नहीं रहती है। चौथा रहता है ऑटो इम्यून डिसीजेज। ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, जो नीचे की पेरिफेरल सर्कुलेशन है वहां का वासोकंस्ट्रिक्शन बहुत कॉमन होता है। इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स डिसीज। रेनॉल्ड्स डिसीज नाम सुना है? रेनॉल्ड्स डिसीज है, ये वाले पेशेंट बोलते हैं कि ठंड का मौसम आता है, सुबह सुबह या फिर ठंडे पानी में हाथ डाल लो तो यहाँ पूरे में सूजन आ जाती है, और जैसी थोड़ी सी गर्मी होती है वैसी ठीक हो जाती है। तो क्या होता है, यहाँ की जो वेसल्स हैं वो बिल्कुल वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाने से कारण उनकी जो आर्टरी सप्लाई है वो रुक जाती है, वीनस सप्लाई बनी रहती है। उसके कारण भी नहीं, आर्टरी सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है तो वहां ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है और स्वेलिंग आ जाती है। तो यही कॉमन कॉजेज हैं। सबसे मोस्ट कॉमन इन दोनों पे ही ध्यान देना रहता है, एथेरोस्क्लेरोसिस और वासोकंस्ट्रिक्शन, जिनको प्रिवेंटेबल है अपने। बाकी तो सब प्रिवेंटेबल है भी नहीं। क्लिनिकल पिक्चर क्या होते हैं इसके? क्लिनिकल फीचर में सबसे पहला होता है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन क्या होता है कि पेशेंट्स बोलते हैं कि जब वो चलते हैं 100-200 मीटर चलते हैं, 100-200 मीटर चलने में यहाँ पे काफ मसल, थाई मसल या फिर पैर में दर्द होने लगता है। ये यूजुअली जो फीमोरल आर्टरी तो बहुत मोटी आर्टरी होती है, वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, यहाँ से चालू होती है ना, पॉप्लिटल आर्टरी से। पॉप्लिटल आर्टरी में थोड़ी सी भी अगर एथेरोस्क्लेरोसिस होगी तो क्या होगा, पॉप्लिटल आर्टरी नीचे सप्लाई करनी है काफ मसल को सप्लाई करनी है, जहाँ पे भी उसमें हम जब चलेंगे तो वहाँ की ब्लड सप्लाई के लिए ज्यादा उसकी जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन की, तो वो उतनी ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा जब चलेंगे। तो ये टिपिकल हिस्ट्री देते हैं कि जब वो 100 से 200 मीटर चलते हैं तो काफ मसल में पेन होने लगता है और पैरों में पेन होने लगता है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद जैसे रेस्ट करते हैं 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर से चलते हैं तो फिर से दर्द होने लगता है। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। ये मोस्ट कॉमन है, कई बार ये हिस्ट्री मिलती नहीं है लेकिन आप अच्छे से इलिसिट करो तो मिलने लगती है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के बाद और क्या हिस्ट्री मिलेगी, टिंगलिंग, नमनेस के तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हाथ और पैरों में टिंगलिंग नमनेस होती रहती है, जल्दी कुछ काम करते हैं, कुछ काम करने के बाद टिंगलिंग होने लगती है, रेस्ट करो तो कुछ नहीं होता है। ज्यादातर पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज में यही होगा, जब भी वो कुछ एक्सर्शन करेंगे, मतलब यहाँ की जब ज्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ेगी तभी दिक्कत करेंगे, या फिर जो लिखने वाले होंगे बोलेंगे कि हम लगातार अगर लिखते हैं तो दर्द होने लगता है, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं तो नहीं होता है। पैर वाले अगर पैर का हो रहा है, यूजली जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज है वो लोअर लिम्ब में ज्यादा कॉमन है अपर लिम्ब से, क्योंकि लोअर लिम्ब्स में ज्यादा कॉमन तो नहीं कह सकते, कॉमन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोअर लिम्ब्स में आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए अपन को डिटेक्ट पहले हो जाती है वो। टिंगलिंग नमनेस के बाद और क्या होगा, पेन, शार्प पेन होता है। शार्प पेन ये तब बढ़ जाएगा जब ब्लड सप्लाई एकदम से रुक जाएगी। पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज में जब एकदम से ब्लड सप्लाई रुकती तब बहुत सीवियर शार्प पेन होता है, चाहे वो पैर में हो चाहे एक्यूट हाथ में हो। अब ये शार्प पेन है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है अदर न्यूरोपैथी से। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आएगा,
डिफरेंशियल डायग्नोसिस की सबसे मोस्ट कंफ्यूजन होता है अपन को, पहला है पीआईवीडी से, क्योंकि इसका पेशेंट भी वही कंप्लेन करता है कि यहाँ से यहाँ तक बहुत पैर हो रहा है, सोंदपन लग रहा है। और पीआईवीडी बैकएक वाला पेशेंट भी है, यहाँ से जो नर्व इरिटेशन हो रहा है बैक से, वाला पेशेंट भी यही कंप्लेन करता है कि यहाँ से यहाँ तक दर्द हो रहा है, कुछ भी चलो फिरो तो बढ़ जाता है। इससे कैसे डिफरेंशिएट करोगे? पीआईवीडी से इसका पेन कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसमें पेन और एक्सर्शन होगा पीवीडी में। ये है कि ये पुरानी हिस्ट्री देगा कि इसको एक्सर्शन में पेन होता था, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन की हिस्ट्री देगा। और एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा? पल्स। एग्जामिनेशन में सबसे मेन है कि जो पल्स है, पल्स फीवल मिलेगी। यहाँ पे जब भी कोई पेशेंट आता है लोअर लिम्ब में एक्यूट पेन और टिंगलिंग नमनेस की कंप्लेंट लेके आ रहा है, तो आपको उसको ये मस्ट है कि उसके लोअर लिम्ब के जो लोअर लिम्ब की आर्टरीज हैं उनको पल्सेशन चेक करना ही करना है। अगर आपने वो चेक नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे इससे। आप छू के देखोगे, दोनों पैरों से कंपेयर करो, यहाँ पे आप छू के देखोगे तो जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज वाला पैर है ठंडा मिलेगा, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा नॉर्मल से ठंडा मिलेगा। जो पीआईवीडी है, पीआईवीडी का या फिर सियाटिका का कोई वही ऐसे रहता है, सियाटिका। और क्या होते हैं यहाँ पे? लंबर कैनाल स्टेनोसिस, इन सब में वो हिस्ट्री देती है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन की हिस्ट्री देते हैं। और वेरिकोज में भी कुछ मिलेगा। वेरिकोज में तो अलग ही है, उसमें तो स्वेलिंग और उसकी हिस्ट्री देगी। लेकिन जो ये कंप्लेन है, ये टिपिकल कंप्लेन इन तीनों की भी होती है। सियाटिका में भी वही बोलेंगे, एक्यूट सीवियर पेन हो रहा है पैर में, बहुत तेज दर्द हो रहा है, हिलने डुलते भी नहीं बन रहा है, चलते भी नहीं बन रहा है, खड़े होते भी नहीं बन रहा है। लंबर कैनाल स्टेनोसिस की हिस्ट्री जो है टिपिकल इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन की हिस्ट्री होती है। उसमें वो बोलता है कि चलने फिरते, जैसे थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं, दर्द होने लगता है, रेस्ट कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है। लंबर कैनाल स्टेनोसिस में झुक के चलता है तो फिर उसको रिलीफ मिलता है, वो इसकी टिपिकल हिस्ट्री रहती है। इसका डिफरेंशिएटिंग करने का सिर्फ एक ही पॉइंट है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज का पेशेंट में देखो, यहाँ का जो लंग्स का वार्मनेस है, वार्मनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी दूसरे पैर से कंपेयर करोगे तो। पहला चीज वार्मनेस कम हो जाएगी, जो आर्टरीज हैं आर्टरीज अच्छे से पाल्पेट करो और दोनों को कंपेयर करो दूसरे साइड से। अगर इस तरफ की आर्टरीज में कोई डिफेक्ट लग रहा है, पाल्पेबल सही से नहीं हो रही है या फिर कम हो रही है, उसकी भी ग्रेडिंग होती है। 0 होती है नॉट पाल्पेबल, 1 होती है फीवेबल, 2 होती है नॉर्मल से थोड़ी सी कम, और 3 होती है नॉर्मल। तो उसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग के हिसाब से अपन उसको ग्रेड कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी पाल्पेट हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। पाल्पेशन को सबको आती है कहाँ कहाँ करना है। ये इसकी कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। अब आके उसको कंफर्मेशन करना है कि उसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज है या नहीं है। कंफर्म कैसे करोगे? इसका एक ही डायग्नोस्टिक है, कलर डॉपलर। कलर डॉपलर क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, जो यूएसजी का प्रोब है ना, यूएसजी का प्रोब रख देते हैं उस पर, जैसे आर्टरीज है, ये फीमोरल आर्टरी है दोनों, तो फीमोरल आर्टरी में प्रोब रख देंगे यहाँ पे, ट्रांसड्यूसर उसका यूएसजी का। उसके बाजू में एक वो मशीन लेंगे, जैसे फीटल हार्ट साउंड सुनने की मशीन आती है ना, उसी टाइप की एक मशीन रहती है, वो मशीन बाजू में उसको बांध देंगे। उसके बाद उसमें साउंड सुनेंगे, इसका डॉपलर का साउंड सुनाई देने लगेगा अच्छे से। उसमें जो फ्लो है ना, फ्लो के हिसाब से उसकी ग्रेडिंग हो जाती है, कितना फ्लो हो रहा है कितना नहीं फ्लो हो रहा है। यहाँ पे तो सब जगह है, पॉकेटल पे सुन लेंगे, यहाँ पे सुन लेंगे, एंटीटिबियल डॉर्सल स्पेस सब जगह सुन लेंगे। उसके लिए फिर वो है ना, कलर डॉपलर में वेव्स बनती हैं, ट्राइफेजिक वेव, मोनोफेजिक वेव। तो जो ट्राइफेजिक वेव होती है वो नॉर्मल कहलाती है। अगर उसमें ट्राइफेजिक वेव नहीं बन रही है, मोनोफेजिक वेव बन रही है, मतलब कि ब्लड सप्लाई कम है। और वो साउंड के हिसाब से है कि साउंड कितना आ रहा है, उसके हिसाब से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इससे। लेकिन अपन ये कंफर्म कर सकते हैं कि ब्लड सप्लाई हो रही है, लेकिन 100% कंफर्म नहीं कर सकते कि कितनी सप्लाई है। इसमें से वो इतना लिख देंगे कि ब्लड सप्लाई स्लगिश है या फिर बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो बंद है तो वो बता देंगे कि नहीं आ रही, बिल्कुल बंद है। लेकिन अगर स्लगिश है तो कितने परसेंटेज स्लगिश है वो इससे नहीं पता लगेगा। वो किससे पता लगेगा? पेरिफेरल एंजियो। पेरिफेरल एंजियोग्राफी से ये इन्वेस्टिगेशन चॉइस रहेगा। पेरिफेरल एंजियोग्राफी करो। एंजियोग्राफी या तो आप सीटी एंजियोग्राफी कर सकते हो। सीटी एंजियोग्राफी से पूरा उसमें बॉडी में समझ में जाएगा, लेकिन सीटी एंजियोग्राफी से आप इंटरवेंशन नहीं कर सकते। अगर आपको कंफर्म आ ही रहा है कि डॉपलर में दिक्कत है,
तो आप सीधे कन्वेंशनल पेरिफेरल एंजियोग्राफी करो, जिससे कि आप कुछ इंटरवेंशन करना तो वहीं के वहीं इंटरवेंशन ही करो। इसमें एक्चुअली पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज में पेशेंट यूजली बहुत लंबे टाइम तक असिम्प्टोमेटिक होता है। आपने बहुत लंबे टाइम तक असिम्प्टोमेटिक होता है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो डायबिटीज पेशेंट हैं, जिनको हार्ट की डिसीज है, उन लोगों को हार्ट के साथ साथ पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज भी होती है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? पहला कि एक तो सेडेंटरी वर्क है, उनको ज्यादा वर्क करने नहीं पड़ता है, तो वो उनको पता ही चलता। बहुत हैवी वर्क कर ही नहीं रहे हैं, थोड़ा चल फिर वसन है, कोई मेहनत वाला काम, दौड़ने वाला काम नहीं करते हैं। ब्लड सेल भी चालू हो जाता सर, मेडिसिन भी चालू हो जाती है। नहीं, ये है कि ज्यादातर पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट, ये इसका जो इंसिडेंस है वो डिटेक्ट इतना होता नहीं है बहुत लोगों को, और बहुत लोगों को सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, लेकिन डिटेक्ट नहीं होता है। लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, इसलिए डिटेक्ट नहीं करते। अब जैसे डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट अपने पास जो आता है ना, डायबिटिक फुट है, नॉन हीलिंग अल्सर लेके आता है, नॉन हीलिंग अल्सर लेके आता है। अब वो एक पैर में नॉन हीलिंग अल्सर लेके आया है, ठीक है, वो तो दूसरे पैर में भी उसको हो गई कुछ ना कुछ, ठीक है। अब दूसरे पैर में कोई घाव नहीं था, जैसे हील अल्सर हो गया तो क्या हो गया, वहां की ब्लड सप्लाई ज्यादा जरूरत है, ब्लड सप्लाई की, जिससे कि वो हील हो सके। लेकिन उसके है पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज, ब्लड सप्लाई पहुंच ही नहीं रही है इतनी। लेकिन दूसरा पैर है, दूसरे पैर में भी तो ऐसे ही होगा, लेकिन दूसरे पैर में कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए अपन कुछ करते ही नहीं उसमें। तो ये पेशेंट ज्यादा डिटेक्ट होती नहीं, क्योंकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। जब अपन इसका ट्रीटमेंट जब अपन सिर्फ तभी करते हैं जब उनको प्रॉब्लम हो, जब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। और उसमें भी ऐसे ही रहता है, जैसे किसी को नॉन हीलिंग अल्सर है, उसकी अपन ने एंजियोग्राफी कराई, एंजियोग्राफी में उसको एथेरोस्क्लेरोसिस चेंजेस मिले, तो इसमें क्या है, ज्यादातर स्टेंट नहीं डालते। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ जो एथेरोमेटस प्लाक है ना, उसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, जिससे कि ब्लड वेसल खुल जाए और थोड़े समय के लिए उसका ब्लड फ्लो बढ़ जाए। क्योंकि उसमें स्टेंट डालने की जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ती, क्योंकि अब एक बार ब्लड हीलिंग हो गया उसके बाद फिर उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस टाइप की जो है दिक्कत, वो तो उसकी पूरी बॉडी में, कहाँ कहाँ स्टेंट डालोगे आप, जब उसको जहाँ की दिक्कत हो वहां स्टेंट डाल दो। स्टेंट नहीं डालो, मतलब सिर्फ फैला दो, क्यूरेट कर दिया। ज्यादातर पेशेंट अपने पास नॉन हीलिंग अल्सर के आते हैं, गैंग्रीन के आते हैं, है ना। नॉन हीलिंग अल्सर के तो बहुत सारे पेशेंट होता है, उसका मेन कॉज यही होता है डायबिटीज पेशेंट में, क्योंकि वहां की ब्लड सप्लाई नहीं है। आप कितनी भी एंटीबायोटिक दे दो नहीं होगी। जब आप एंटीबायोटिक्स दे देते हो, सब कुछ दे देते हो, नहीं हो रहा है अल्सर हील, तब अपन बोलते हैं कि उसका एक कलर डॉपलर करा लो। कलर डॉपलर से देख लेते हैं कि ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी है भी कि नहीं है। एम्पुटेट तब करोगे जब आपकी बिल्कुल ब्लड सप्लाई बंद हो गई। जब तक आपकी स्लगिश ब्लड सप्लाई भी है तब तक आप एम्पुटेशन नहीं जाते। एम्पुटेशन का एम भी यही होता है कि अपन एटलीस्ट जितना कम से कम काट सकें उतना कम से कम काटें, है ना। तो जहां से ब्लड सप्लाई रुक गई है बिल्कुल, जहां के आगे है ही नहीं ब्लड सप्लाई, उस तक अपन को उसको एम्पुटेट करना पड़ता है। कई बार पेशेंट इसलिए बोलते हैं ना कि हमें अंगूठे में गैंग्रीन था और वो बोल रहे हैं कि पूरा पैर काटना पड़ेगा, है ना। तो कई बार पेशेंट आते हैं पूछने, तो उसमें वही देखा, कलर डॉपलर की रिपोर्ट देखो आप, और कलर डॉपलर से अगर कंफर्मेटी नहीं है तो उससे बोलो कि कलर डॉपलर से कई बार पूरा नहीं समझ में आता, आप एक सीटी एंजियो करा लो। सीटी एंजियो में कंफर्म डिटेक्ट हो जाएगा कि आपकी ब्लड सप्लाई कहाँ तक है। जहां तक ब्लड सप्लाई है उसके आगे अगर ब्लड सप्लाई है ही नहीं तो बोलेंगे, अगर वहां से काट भी दिया जाए तो पीछे का पार्ट फिर गैंग्रीन में कन्वर्ट होने लगेगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये पैर की है, पैर की ब्लड सप्लाई अगर देखा जाए पर, अगर अंगूठे में गैंग्रीन हो रहा है लेकिन बाकी उंगलियां हैं जो वो बिल्कुल सही चल रही है, बाकी उंगलियां सही चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ ब्लड सप्लाई तो है ही उसमें। तो कलर डॉपलर में हो सकता है कि थोड़ा सा डिटेक्ट नहीं हुआ हो, तो बेटर होता है कि उसको बोल दिया जाए कि पेरिफेरल एंजियोग्राफी करा लो। एंजियोग्राफी के बाद अपन को समझ में जाएगा कि वहां की थोड़ी बहुत भी ब्लड सप्लाई होगी तो वो नहीं काटेंगे अपन। कलर डॉपलर में तो क्या है, मेजर ये डिटेक्ट तब होता है पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज, जब पेशेंट को एक्यूट थ्रोम्बोसिस हो जाती है। एक्यूट मतलब कि नैरोइंग होते होते वो फट गया, बंद हो गया पूरा रास्ता। अब बंद हो गया रास्ता, तब क्या करोगे आप। और पेरिफेरल इसका ट्रीटमेंट में यही है, जैसे ये वेसल्स हैं, ये नैरोड है, तो उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो। सबसे पहले तो वह है वासोडाइलेटर ही दोगे आप, जो कि इसको वेसल्स को फैला दे। उसमें दो ड्रग हैं, एक होती है सेलोस्टाजोल 50 मिलीग्राम बीडी, और एक होती है पेंटॉक्सीफाइलिन। सॉर्बिट्रेट वगैरह नहीं काम करती। पेंटॉक्सीफाइलिन जो है 400 TDS, ये एक स्टैंडर्ड डोज है। यही दो ड्रग है पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज में अपन देते हैं, जो वासोडाइलेटर है। सॉर्बिट्रेट का काम अलग है, हार्ट का, इसमें कुछ काम नहीं।
उसके अलावा अपन एक इकोस्प्रिन दे सकते हैं साथ में, क्योंकि इसमें अपन को अगर प्रोबेबिलिटी है इकोस्प्रिन और एटोरवास्टेटिन कि आपको एथलर्स को आप सस्पेक्ट कर रहे हो एथ्रोमेटस चेंजेस हैं, तो इकोस्प्रिन और एटोरवास्टेटिन साथ में दे सकते हो। और तो बाकी आपको सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देना है। पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेन किलर दो, और बहुत ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं है पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज का जब तक ये नैरो है। इसका ये है कि ये दवाई दो और आप अंडरलाइन कॉज ट्रीट करते रहो। अगर आप देखो कि नैरो बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, साथ में अगर वो न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है तो प्रीगाबालिन और मिथाइलकोबालामाइन दे सकते हो। अगर एक्यूट थ्रोम्बोसिस हो गई, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, एक्यूट थ्रोम्बोसिस हो गई तो इसके आगे की जितनी भी ब्लड सप्लाई है बिल्कुल बंद हो चुकी है। ये पैर अगर आप नहीं ठीक करोगे तो ये गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा पैर काटना पड़ जाएगा। इसको क्या करोगे, इसका डोज होता है, इसको थ्रोम्बोलाइसिस किया जाता है। इसको जो थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस या तो एक मेडिकल थ्रोम्बोलाइसिस हो सकती है या फिर एम्बोलेक्टोमी होती है कि एंजियोग्राफी ओपन सर्जरी करके जहाँ की जो आर्टरीज है उसकी निकाली दो उसको। तीसरा हो सकता है एंजियोग्राफी करो, एंजियोग्राफी से उसको तुरंत इसको डिसॉल्व करो। तो ये तीन ऑप्शन अपने पास रहते हैं और एट नर्सिंग को लेवल पर वन से भी कर सकते हैं जो हार्ट में करते सब जो हार्ट में करते हैं, लेकिन इसका डोज जो है डोज थोड़ा अलग रहता है, या ऐसा डोज नहीं होता है। इस हार्ट में क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस का डोज स्ट्रेप्टोकाइनेस 1.5 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट ओवर 1 आवर दे देते हैं अपन। इसमें ऐसा डोज नहीं होता है, इसमें डोज बहुत ही डिफरेंट होता है, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है। कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन देना रहता है 24 टू 48 आवर तक, जब तक कि आपको पेरिफेरल पल्स नहीं मिलने लगे। उसमें इन्फ्यूजन है, इन्फ्यूजन का रेट रहता है ऑलमोस्ट, रेट एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस उसमें देखना है, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अपन रेट सेट कर लेते हैं। ये है कि इसका ये है कि आप स्ट्रेप्टोकाइनेस स्टार्ट कर दो, स्ट्रेप्टोकाइनेस स्टार्ट करने के साथ साथ आप पेशेंट को हायर सेंटर रेफर कर दो, क्योंकि इसके पास स्ट्रेप्टोकाइनेस स्टार्ट करने के बाद अपने पास अगर उससे थ्रोम्बोलाइसिस नहीं होती है तो अपने पास कोई ऑप्शन बचते नहीं है। तो पेशेंट को बोलो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, अगर ये थक्का नहीं बोल रहा है तो उसको आप ज़्यादा पेशेंट लाइटली लेते हैं, उनको भी यही लगता है कि सियाटिका है या फिर उनको लगता है कि नस सूजन आ रही हो रहा है, लेकिन पेन खुद बहुत सीवियर होता है इन पेशेंटों को, है ना। तो आप पहले तो आप क्लिनिकली देखो वहाँ ठंडा पड़ गया है पूरा, पल्स नहीं मिल रही है, कलर डॉपलर कराओ, कलर डॉपलर से कंफर्म हो जाता है कि वहाँ एक्यूट आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस है, आप अर्जेंट स्ट्रेप्टोकाइनेस चालू कर दो और पेशेंट को हायर सेंटर रेफर कर दो। सर हायर सेंटर के कार्डियोलॉजी वालों के पास ही भेजना है, ये सीटीबीएस वालों के पास भेजते हैं, सीटीबीएस वाले है ना, एम्बुलेक्टोमी तो सीटीबीएस वाले करते हैं। जो पेरिफेरल एंजियो से अगर जो सक्शन है वो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, वो एंजियोग्राफी सक्शन वो बहुत ज़्यादा हमने देखे नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है। ज़्यादातर एम्बुलेक्टोमी ही होते हैं, उसका जो एम्बुलेंस हुआ है उसको निकाल दो ओपन सर्जरी करके, तो उसको सीटीबीएस वालों के पास भेजते हैं। नया नहीं है ना तो जबलपुर में सीटीबीएस सबके पास है, सीटीबीएस बहुत कम है। तो जिसके पास भेजोगे वो खुद ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो करेगा। चलो इससे ट्रीटमेंट तक तो आ ही गए हैं, अब आगे क्या आते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन वही है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो ऑलमोस्ट ये है कि जो वीनस रिटर्न है, ब्लड वेसल्स जा रही है यहाँ ऊपर तक, जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस यूजुअली मिलती है पैरों में, लोअर लिम्स में मिलती है। बहुत अनकॉमन है कि अपर लिम्स में डीवीटी मिले, लेकिन अपर लिम्स में भी देखा गया है कई बार डीवीटी। तो लोअर लिम्स में यूजुअली किन पेशेंटों में मिलती है, पेशेंट अगर लॉन्ग टर्म बेड रिडन है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, अगर उसको कोई हाइपर कोआगुलेबल कंडीशन है, कोआगुलेशन कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी के टाइम क्या होता है, अगर ऑपरेटिव डिलीवरी हुई है, कोई सा भी ऑपरेशन हुआ है तो पेशेंट लॉन्ग टर्म बेड रिडन होगा, यूजुअली इंडिकेटेड होता है। कोई सा भी लॉन्ग टर्म पेशेंट अगर पेशेंट को 3 दिन से ज़्यादा उसको बेड रिडन रखना है तो उसको प्रोफाइलेक्टिकली हेपेरिन चालू करने के लिए बोलते हैं, डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए। ये रूल ऑफ थंब में अगर कोई भी पेशेंट लॉन्ग टर्म बेड रिडन रहना 3 दिन से ज़्यादा तो उसको प्रोफाइलेक्टिक ओडी डोज में 5000 इंटरनेशनल यूनिट उसको देते ही हैं, तो इसको डीवीटी प्रिवेंट कर दें। क्योंकि क्या है, वीनस रिटर्न बिल्कुल नहीं है, जब तक आपके पैर चलते रहेंगे तब तक वहाँ की ब्लड वीनस, हमने कहा ना वेन्स पूरी कोलैप्स रहती है,
जब तक उसमें ब्लड सप्लाई नहीं रहता तब तक पूरी कोलैप्स रहती है। तो अगर आप उसमें लगातार वीनस रिटर्न लगातार उसको चलाते रहोगे तब तक ठीक है, नहीं चलाओगे तो वहाँ हाई चांस रहेंगे कि वहाँ ब्लड के क्लॉट हो जाए। खासकर डिलीवरी वाली कंडीशन तो बहुत कॉमन है, क्योंकि डिलीवरी क्या होती है, एक हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होती है प्रेगनेंसी। हाइपर कोआगुलेबल स्टेट के साथ साथ ऑपरेटेड किया है अपने तो वो चल फिर भी नहीं पा रही, इसलिए डिलीवरी वाले पेशेंट है पोस्ट ऑप उनको हमेशा बोलना चाहिए कि आप मतलब जैसे सीजरियन वाले पेशेंट है कि लगातार आप हाथ पैर हिला चलाते रहो, लेकिन हाथ पैर नहीं चलाओगे डीबीटी हो जाएगा सबको। इलाज नहीं है मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है डीबीटी का कोई ऑपरेटिव मैनेजमेंट थोड़ी, तो मेडिकल ही मैनेजमेंट है ना। डीबीटी एक इडियोपैथिक भी होता है जिसमें कोई कॉज नहीं होता, अपने आप डीबीटी हो गया, चलता फिरता पेशेंट है उसको डीबीटी हो गया। और किस पेशेंट को हो सकता है, कोई पेशेंट को घाव हुआ था, घाव होने के कारण वो बेड रिडन हुआ, लेकिन मोस्ट मतलब जो अंडरलाइन कॉज तो वही है कि बेड रिडन हो गया वो। सिम्टम्स सारे वो पेरिफेरल जैसी सिम्टम्स बिल्कुल उल्टे रहते हैं इसके सिम्टम्स, इसमें पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज ऐसे बिल्कुल नहीं रहेंगे। आर्टीरियल में क्या था, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस और वीनस थ्रोम्बोसिस दोनों के सिम्टम्स बिल्कुल अलग हैं। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस में यहाँ की जो था पल्स डिक्रीज थी, यहाँ पल्स नॉर्मल मिलेगी। यहाँ क्या था, ठंडा पड़ गया था, कोल्डनेस थी, यहाँ थोड़ा सा गर्म मिलेगा वो हॉट मिलेगा। यहाँ क्या था, पैर थिन था और कोई स्वेलिंग नहीं थी, यहाँ पैर में स्वेलिंग मिलेगी, इडिमा मिलेगा उसको, क्योंकि वीनस सप्लाई डीप वेन की रुक गई, सुपरफिशियल वेन के कारण तो पैर पूरा सूज जाएगा। तो इसके क्लिनिकल सिम्टम्स, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी वीनस थ्रोम्बोसिस की अलग है। जैसे इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपन ने अलग पढ़ी थी, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है पहला सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस मोस्ट नेक टू नेक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है इसकी। सेलुलाइटिस के अलावा वो हो जाती है लिम्फेंजाइटिस, लिम्फ नोड ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो कहीं पे, लिम्फेडेनाइटिस। ये दो नेक टू नेक इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। लिम्फ सप्लाई रुक जाएगी तो भी ऐसी पैर स्वेल हो जाएगा, सेलुलाइटिस हो गई तो भी पैर स्वेल हो जाएगा। और सेलुलाइटिस है कि नहीं है, सेलुलाइटिस और वीनस थ्रोम्बोसिस ये तो बहुत अनकॉमन है, यूजुअली प्रेगनेंसी वगैरह से भी मिलती है। ये सेलुलाइटिस और वीनस थ्रोम्बोसिस बहुत कॉमन है। इसमें एक हिस्ट्री मिलेगी क्या कि पेशेंट बेड रिडन है बहुत समय तक, इसमें हिस्ट्री मिलेगी कि उसको कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है। इसमें फीवर नहीं आएगा, इसमें फीवर आएगा। इसमें साइन ऑफ सेप्सिस मिल जाएंगे। भैया 2 मिनट, इसमें साइन ऑफ सेप्सिस मिलेंगे, इसमें साइन ऑफ सेप्सिस नहीं मिलेंगे, है ना। तो क्लिनिकली इन सबसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन कई बार नहीं होता डिफरेंस, है ना। कई बार दोनों चीजें एक साथ भी मिल जाती है, वीनस थ्रोम्बोसिस भी है, सेलुलाइटिस भी है साथ में। उसके लिए भी टेस्ट वही है, कलर डॉपलर वीनस का। वीनस कलर डॉपलर में वो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वीनस थ्रोम्बोसिस है या नहीं है, सेलुलाइटिस भी बता देंगे वो है या नहीं। ट्रीटमेंट क्या दोगे वीनस थ्रोम्बोसिस का? ट्रीटमेंट एंटीकोआगुलेशन देना है उसको, और पेशेंट को लगातार बोलना है कि हाँ, जब तक पेशेंट को एंटीकोआगुलेशन चालू नहीं हुआ है तब तक पेशेंट को हाथ पैर में कोई मालिश नहीं करनी है। ये इसका मोस्ट कॉमन है, क्योंकि अगर हाथ पैर की आपने मालिश कर दी उसमें तो क्या होगा, तो वीनस थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बोसिस ऊपर पहुंच जाएगी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा देगी। तो उसकी जैसी सबसे पहले यही इंस्ट्रक्ट करना है उसको कि हाथ पैरों की मालिश नहीं करनी जब तक कि आपकी डायग्नोसिस नहीं मिलती है। उसके आप प्रिपेयरिंग चालू करोगे एंटीकोआगुलेशन 5000 TDS में उसको 5 दिन तक दोगे। उसके बाद फिर आप कोई सा भी एक एंटीकोआगुलेशन है, एंटीकोआगुलेट क्या दे सकते हो, एसिड्रोम, वारफेरिन और डाबिगेट्रान, और भी बहुत सारे न्यू एंटीकोआगुलेंट आ गए हैं, उसमें से आप कुछ भी दे सकते हो। ये एंटीकोआगुलेंट देना है एटलीस्ट 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद आपको फिर से उसका कलर डॉपलर कराना है। कलर डॉपलर में वो अगर डीबीटी पूरा खत्म हो गया है तो आप उसको बंद कर सकते हो। अगर इडियोपैथिक डीबीटी है या फिर डीबीटी मोर देन 60 ईयर एज ग्रुप में है तो इनको लाइफ लॉन्ग एंटीकोआगुलेशन चाहिए पड़ता है ऑलमोस्ट, क्योंकि इडियोपैथिक डीबीटी मतलब कि अपन को कॉज पता ही नहीं है उसका, किसी भी कारण से हो सकती है। अभी डीबीटी हुआ है और कहीं की वेसल अगर खमोश हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। मोर देन 60 ईयर का भी है तो भी उसको लाइफ लॉन्ग चलता है। इन दोनों के अगर नहीं है तो अपन 6 महीने बाद देख लेते हैं, अगर उसको कलर डॉपलर में उसको खत्म हो गया है सब कुछ वीनस थ्रोम्बोसिस तो उसको धीरे धीरे स्टॉप कर देते हैं। एटोमास्टन देंगे सर, एटोमास्टन चेक नहीं आपको ठीक। वीनस थ्रोम्बोसिस में तो ये थोड़ा सा बड़े बड़े टॉपिक हैं, वीनस थ्रोम्बोसिस डिटेल में कभी बाद मिलेंगे।